सबसे पहले बात करेंगे बाबर आजम की। टेस्ट में कप्तानी बरकरार, वनडे की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में कौमी कप्तान की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई है। एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश। बाबर आजम ने नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुलाकात में वाइट बॉल की कप्तानी का मामला मौखर कर दिया गया। मुलाकात से वापसी पर बाबर आजम की गाड़ी को क्लब क्रिकेटर्स ने रोक दिया। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं उसामा से। जी उसामा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीसीबी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और अभी थोड़ी देर पहले कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से कारकर्दगी का जिक्र किया गया, उसको डिस्कस किया गया और बाबर आजम ने तमाम तर जिम्मेदारी कबूल करते हुए कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस परफॉर्मेंस को कबूल किया और अपने मुस्तकबिल का फैसला चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान बरकरार रखना चाहता है। बाबर आजम कोई और कप्तान तब्दील नहीं करना चाहता, जबकि टेस्ट में तो कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे, लेकिन वनडे और T20 फॉर्मेट में कप्तानी का फैसला बाद में किया जाएगा। इसको आज के लिए मौखर किया गया है। क्या बाबर आजम वनडे और T20 में कप्तानी बचा पाएंगे या उनको कप्तान नहीं रखा जाएगा, कोई अलग से कप्तान आएगा, इसका फैसला नहीं हो सका। लेकिन जराए के मुताबिक दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे और इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर मुलाकात में तमाम तर जिम्मेदारी बाबर आजम ने कबूल की। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप और एशिया कप में नाकिस कारकर्दगी को, इससे पहले चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की टीम मैनेजमेंट के कुछ अरकान से मुलाकात हुई थी। उनमें टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर शामिल, टीम के डायरेक्टर भी शामिल थे। ठीक है, उसामा गौरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बाबर आजम की टेस्ट में कप्तानी बरकरार है, ये फैसला सामने आया है। वनडे की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। पीसीबी हेडक्वार्टर में कौमी कप्तान की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई है। एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। बाबर आजम ने नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मुलाकात में वाइट बॉल की कप्तानी का मामला मौखर कर दिया गया। मुलाकात से वापसी पर बाबर आजम की गाड़ी को क्लब क्रिकेटर्स ने रोक लिया। कौमी कप्तान के हक में नारेबाजी भी की गई और बाबर वापसी के लिए रास्ता मांगते रहे। बाबर आजम की टेस्ट में कप्तानी बरकरार रहेगी। वनडे की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। पीसीबी हेडक्वार्टर में कौमी कप्तान की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई है और अहम खबर यह है कि बाबर आजम ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको आगाह किया जा रहा है, कुछ देर पहले उनकी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात हुई है और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है, बाबर आजम की जानिब से इस्तीफे का ऐलान किया गया है और कुछ देर पहले ही चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से उनकी मुलाकात हुई थी। एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। तो वहीं बाबर आजम ने नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल की है, तो वहीं बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको आगाह किया जा रहा है, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है और बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बाबर आजम ने नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और साथ ही साथ मुलाकात में वाइट बॉल की कप्तानी का मामला भी उनकी जानिब से मौखर किया गया है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है, तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम की जानिब से तीनों फॉर्मेट्स का जो है इस्तीफे का ऐलान किया गया है। कुछ देर पहले अहम मीटिंग हुई ज़का अशरफ से उनकी और इस मुलाकात में उन्होंने इसका इजहार भी किया है और अब फाइनली उनकी जानिब से इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है बाबर आजम की जानिब से और बाबर आजम ने वही नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। बाबर आजम ने अपना इस्तीफा ट्वीट कर दिया है और बाबर आजम ने नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी इससे कबूल कर ली थी। मुलाकात में वाइट बॉल की कप्तानी का मामला मौखर कर दिया गया है। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गौरी। उसामा, बताइएगा कि बाबर आजम मुस्ताफ़ी हो गए हैं, क्या डिटेल्स हैं? अपने कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
कबल उनकी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से एक तफसीली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में बहुत कुछ कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से डिस्कस किया गया था, लेकिन अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई सामने आ रही है। बाबर आजम ने अपने ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने ट्विटर पे ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम तर फॉर्मेट से वनडे, T20 और टेस्ट में कप्तानी जारी नहीं रखना चाहते। उन्होंने तमाम तर कप्तानी से अपने उहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ये भी इतला सामने आ रही थी कि अगर बाबर आजम कप्तानी नहीं छोड़ते तो पीसीबी उनको फारिग कर देगा, लेकिन उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कप्तानी बरकरार रखना चाहे, कप्तानी खुद छोड़ेंगे या उन्हें बरतरफ किया जाए। और अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले कप्तान बाबर आजम की कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है उनके चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से इस बारे में तफसीली मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही कप्तान बाबर आजम ने खुद ही तमाम तर फॉर्मेट से अपनी कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और ये बहुत बड़ी खबर है और आइंदा दिनों में बहुत बड़ी खबर है। उस्ताद हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या देखते हैं आप जिस तरह से बाबर आजम ने जो है मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया, क्या लगता है आपको ये उनका फैसला दुरुस्त है? आई थिंक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है बाबर ने, और इससे पता लगता है कि वो उनकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है। अच्छा फैसला किया मेरे ख्याल से। थोड़ा सा चीज़ों को उन्होंने जो है वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए और कोई पॉलिटिकल नहीं हुए, और अपना जो फोकस है, इससे लग रहा है कि उनका फोकस जो है वो गेम पे है और वो चाहते हैं कि यार वो कुछ बड़ा करें। और मेरे ख्याल से कप्तानी आती जाती चीज़ है, और असल चीज़ है कि आप टीम के लिए किस तरह खेलते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी रिडेम्पशन की, अपनी सोच को जो है उन्होंने रीगैदर किया, अपनी थॉट्स को, और सोचा है कि उसने कहाँ से स्टार्ट की थी क्रिकेट और कहाँ तक जाना है बाबर ने। तो मेरे ख्याल से उनका जो गोल है वो कप्तानी नहीं है, उनका गोल है कि वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन बने। आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन बाय हिम, और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब खुद इनको कप्तानी मिलेगी और इज्जत से मिलेगी, और इंशाल्लाह ये टाइटल भी जीतेंगे कोई पाकिस्तान के लिए। ठीक है, या सर ये जैसा कि कहा जा रहा था उन पर दबाव है, प्रेशर है, क्या ये बात वाकई दुरुस्त है या उनसे इस्तीफा लिया गया है? देखिए, ये तो अब मुझे नहीं पता कि उनसे इस्तीफा लिया गया है या उन्होंने खुद दिया है, लेकिन ये एक डिसीजन ऐसा है कि मेरे ख्याल से ये उनकी बेहतरी में है। ठीक है, और अगर उन्होंने खुद लिया है तो वो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर लिया गया है तो वो फिर उसका मैं नहीं कह सकता कि लिया गया है या उन्होंने खुद लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कप्तानी से खुद इस्तीफा दिया। अब ये मेरे ख्याल से इस पर जम्पशन नहीं करनी चाहिए कि उनसे लिया गया है या उन्होंने दिया है, बट उन्होंने खुद दे दिया जब इस्तीफा, इट मीन्स कि उन्होंने दिया है, विलिंगली दिया है। तो अच्छी बात है, एक अच्छा जो है एक मिसाल कायम कर रहे हैं। बड़ा इवेंट होता है वर्ल्ड कप, सबकी तवक्कुआत होती हैं, उसकी प्रिपरेशंस होती हैं, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके प्रिपरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं जो रिजल्ट्स होते हैं। अभी इंडिया की टीम जो खेल रही है तो इन्होंने ये ओवरनाइट ये चीज़ हासिल नहीं की, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इन्होंने 50 लड़कों का पूल बनाया 3 साल पहले, और 6 महीने पहले इन्होंने 24 लड़के करके और उनको 15 वनडेज खिलाए। ठीक है, 3 साल में उन्होंने 50 में से आधे लड़के करके और उनको फिर उन्हीं लड़कों को खिलाते रहे। तो आज देखें इंडिया की जो बैकअप है वो भी स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है। तो इस तरह की कोई जो है पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बाबर आजम का जो इस्तीफा है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनकी जो प्रिपरेशन थी वो अप टू मार्क नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, अब एक नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आप हमारे साथ ही रहिएगा यासिर हमीद। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरफान, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बाबर आजम ने जो है इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, यकीनन अच्छी उन्होंने कप्तानी भी की है, और क्या देखते हैं बतौर खिलाड़ी क्या वो अब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, असल में अगर देखें तो उन्होंने कैप्टन बनने के बाद कोई सीरीज जीती भी है, लेकिन कोई बड़ा इवेंट इस तरह का नहीं जीत सका जिसपे उनकी कप्तानी पे काफी सवालिया निशान थे। तो जैसे फिर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में जिस तरह की मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है पूरी टीम की, अगर एक आधा शुबा हो तो बंदा उसको कह सकता है कि नहीं कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो आप हर शोबे में लैग कर रहे थे, फिर आपने जिस तरह अपने बॉलर को यूज किया तो वो भी सारी चीजें सामने आ रही थी। तो उसमें यही सारे उम्मीद सबको यही थी कि आते ही फिर हमारे जो है, पहले भी देखा होगा आपने कोई भी इस तरह की खराब परफॉर्मेंस होती है तो सबसे बड़ा हाल यही होता कि कैप्टनसी के छोड़ के आप
ठीक है आपने एज ए प्लेयर खेले तो, लेकिन इन चीज़ों से हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नया चेहरा आ जाएगा 2 साल 3 साल वो रहेगा, अगर उसकी ना परफॉर्मेंस हुई फिर कोई यार, ये चीज़ें हमें देखिए आप काफ़ी सालों से हम लेके चल रहे हैं, तो लेकिन हमें अपने सिस्टम को बदलना होगा जिसमें हमें बार बार इस तरह के चेहरों को सामने ला के फिर कप्तानी पे सवालिया निशान रखें या किसी की परफॉर्मेंस पे, तो ये जब तक हम सिस्टम नहीं बदलेंगे, इस तरह की आएंगे, अभी कोई नया कप्तान बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाएंगे, आपके पास इतनी मतलब टीम ही इस तरह की नहीं है कि टेस्ट के पास आपके पास कोई फास्ट बॉलर हो जो वहां पे जाके परफॉर्म कर सके। तो इस तरह की चीजें जब आएंगी तो फिर इस तरह कैप्टन बदलते रहेंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया के टूर में बदलेगा, कोई वर्ल्ड कप के बाद बदलेगा। तो बाबर ने भी फिर देखा है कि उस पर प्रेशर काफी था, फिर परफॉर्मेंस था, तो उसने डिसीजन अच्छा लिया कि फोकस करे अपनी क्रिकेट पे और क्रिकेट एंजॉय करे और जितने रिकॉर्ड बना सकता है बनाए। जिस तरह आपने देखा विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है एज ए प्लेयर, तो उसने भी फिर यही डिसीजन लिया। अच्छा है, तो अभी देखें कौन नया कप्तान आता है तो फिर उस पर क्या चीजें और क्या क्या बर्डन उन पे पड़ता है। ठीक है, मोहम्मद इरफान आप हमारे साथ ही रहेगा। या सर, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप में हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, परफॉर्मेंस की वजह से उन पर बहुत दबाव रहा, तो क्या लगता है आपको कि बतौर अब जो है वो कप्तानी के बाद अच्छे प्लेयर जो है वो साबित होंगे? देखिए, बाबर की जो एबिलिटी है और उसकी जो प्लेयरी है और जो उसकी जो क्लास है उस पर किसी को कोई डाउट नहीं है, और ना ही कोई ऐसी कोई चीज़ है। अगर वो ऐसा प्लेयर है कि हमारी तो दुआ है कि इंशाल्लाह 10 मैचों में 10-100 करे, लेकिन ऐसा प्लेयर है कि अगर 10 मैचों में 0 भी करता है तो वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि उसको ड्रॉप किया जाए। उसने बियॉन्ड द लिमिट्स जो है वो प्रूव की हुई है अपनी क्लास, और हर जगह पे उसने रन्स किए हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे कि वो रन्स करेंगे, बड़े रन्स करेंगे। और बाबर जो है मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन लिया उसने। कुछ चीज़ें देखें अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए। ज़िंदगी में इंसान कोशिश ही करता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला देते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, और मेरे ख्याल से इसका टाइम आएगा। अभी बहुत टाइम है इसके पास, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। हमारे देखें इनके सामने एक मिसाल है विराट कोहली की, वो हमारे हमसाए मुल्क में ही है, लेकिन वो बहुत बड़े खिलाड़ी, आज उन्होंने 50 सेंचुरियाँ मुकम्मल की हैं वनडे में अपनी। तो एक ये चीज़ मैटर करती है, हर कोई उनके लिए ट्वीट कर रहा है, हर कोई उनके लिए उनको अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई उनको सराह रहा है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खुद बोलती है, और चाहे वो कप्तानी में हो या आपकी गेम में हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है, देखें आप जिस तरह प्रेशर की बात करें वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है और 4 साल में एक दफ़ा होता है, और एक बड़ा वर्ल्ड कप है ये, क्योंकि ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। इसमें अब यकीनन ये एक बड़ा टूर्नामेंट था। ठीक है इरफान, ये बताइए कि हमने देखा कि कप्तान बाबर आजम तो खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे, आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 पे वो रहे, लेकिन हमने उनको बतौर कैप्टन इतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा। उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरह से पहले मैनेज किया जाता रहा कप्तान सरफराज की जानिब से। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, असल में देखिए अगर आप बाबर को देखें एज ए प्लेयर तो उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, तो एज ए कैप्टन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, उस तरह के डिसीजन नहीं ले सके, उस तरह अपनी टीम को लड़ा नहीं सके कि आप बड़े टूर्नामेंट में जीत सकें। क्योंकि जो कैप्टन होता है उसने अपनी टीम को परफॉर्म कराना होता है, उसको पता होता है कि मेरा प्लेयर किधर काम करेगा, कहाँ परफॉर्म करेगा और क्या इससे मैंने काम लेना है प्लेयरों से। तो ये चीजें थी, वो लैक कर रहा था। अभी उसके पास टाइम काफी है, तो अभी उसको डिसीजन अच्छा है कि मैं इधर फॉर्म में नहीं आ सका, उसका की बैटिंग पे और एज ए प्लेयर भी उस पर काफी मतलब असर पा रहा था। उसकी अपनी खुद परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने डिसीजन लिया हमें उसको बैक करना चाहिए। कोई बात नहीं, इस तरह के परफॉर्मेंस होती रहती है, तो अभी हमें बैक करना चाहिए। क्यों आगे बहुत क्रिकेट है, आगे भी इन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलना, वो भी काफी टफ टूर होता है। तो ये जो उसने डिसीजन लिया है, मे भी उस पर प्रेशर भी होगा और उसकी परफॉर्मेंस का भी होगा, और जितने क्रिकेट के फैन हैं वो भी उनको आप देखते ही हैं सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें बयान कर रहे होते हैं। तो ये चीजें देख के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी कैप्टनसी को छोड़ा है। तो एज ए प्लेयर तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करते रहे। एज अ प्लेयर तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। ठीक है, ये भी बातें निकलती रही हैं कि कप्तान बाबर आजम अपनी मर्ज़ी से टीम में लोग लाना चाहते थे, और जो सिलेक्शन कमेटी पर भी काफ़ी तनकीद की गई है। तो क्या पीसीबी ये तमाम तर प्रेशर उनका लेना चाहता था?
जी, वो तो पर जिस तरह उन्होंने अपने प्लेयरों को बैक किया, उनको कैरी किया साथ, जिस तरह आपने देखा एशिया कप में परफॉर्मेंस थी, फिर सारा कुछ सामने आके बाबर ने एग्री किया कि मैं नहीं प्लेयरों के साथ वर्ल्ड कप में भी जाऊंगा। उसने अपने प्लेयरों को बैक किया कि प्लेयरों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह कैप्टन ने उनको चूज किया था कि मतलब इतने बड़े इवेंट के लिए यही मेरे प्लेयर हैं, यही परफॉर्म करेंगे। तो ये तो फिर ज़ाहिर है कि फिर सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी को फिर सोचना पड़ता है कि हमने इतनी फेवर दिया लेकिन परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये भी उस पे बाबर पे प्रेशर था, तो उसका काफी उस पे भी और उसकी बैटिंग पे भी काफी अमल दखल था उस चीज का। तो लेकिन उम्मीद है कि आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे और पीसीबी जो आगे कैप्टन लेके आए उसको एक प्रॉपर जिम्मेदारी दे और कैप्टन इस तरह का होना चाहिए जो कि अपना डिसीजन खुद ले सके। तो कैप्टन न्यू होने की वजह से बाबर पे प्रेशर था, इस तरह के डिसीजन नहीं लेके चल सकता था। तो ये भी चीजें उसकी जो थी नाकामी में सामने आई हैं कि इस तरह वो उसकी अपनी और पूरी टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक है मोहम्मद इरफान, आप हमारे साथ रहेगा। यासिर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से हमने देखा सिलेक्शन कमेटी पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगते रहे, उसके बाद हमने देखा कि बाबर आजम पर भी ये इल्ज़ामात लगते रहे कि वो जो टीम में दोस्तियां निभाते रहे हैं, खासतौर पर इमामुल हक की शमूलियत और शादाब खान की शमूलियत की वजह से हमने देखा कि इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो क्या देखते हैं कि आप जो है ये जो नुकसान हुआ है क्या इसका जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम थे? देखिए, मेरे ख्याल से जो जिस तरह इरफान ने भी बात की कि जब कप्तान होता है अपने मर्जी के प्लेयर्स इसलिए खिलाता है कि उनको उसको कॉन्फिडेंस होता है, उस कैप्टन को उन प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, चाहे वो ABCD जो भी हैं, ठीक है, तो फिर कप्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए। यही हम कह रहे हैं कि जो बैकअप होता है, बैकअप इसलिए होता है कि अगर आपका एक प्लेयर नहीं चलता तो उसके पीछे 2 प्लेयर्स बैठे हों। अगर आपका एक लेग स्पिनर नहीं चल रहा, उसके पीछे 2 लेग स्पिनर्स ऐसे हों तो जो किसी वक्त भी मैच खेले और परफॉर्म करें। तो ये जो चीज़ है, ये एक प्रोसेस जो था उसको हम लैक कर रहे थे। काफ़ी अरसे से हमने देखा कि एक ही लड़के सारी सीरीजें खेल रहे थे, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ मैच है या हॉलैंड के साथ मैच है या किसी बड़ी टीम के साथ मैच है। वही लड़के, रोटेशन पॉलिसी नहीं चल रही थी। कोई ऐसे लड़के नज़र नहीं आ रहे थे कि जो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ हुई कि जब उन लड़कों से परफॉर्म नहीं हुआ तो कोई बैकअप प्लान नहीं था हमारे पास, जिसकी वजह से बाबर आजम को अपनी कप्तानी धोनी पड़ी, हाथ धोने पड़े। उसकी वजह ये होती है कि कप्तान के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि यार कौन सा प्लेयर मेरे लिए परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी हो सकता है, ABCD कोई भी हो सकता है, कोई नया बच्चा भी हो सकता है, कोई पुराना भी हो सकता है। तो इसलिए एक कप्तान को बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है, सोच के चलना पड़ता है कि मैंने किस प्लेयर्स को, वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, कौन से प्लेयर्स को खिलाते हैं। तो कभी कभी आपको नए लड़के को चांस देना पड़ता है, कभी कभी आपको पुराने लड़कों को लेके आना पड़ता है। तो अगर आप एक ही उसके साथ स्टिक रहेंगे तो उसमें फिर ये होता है कि जाहिर है आप जब परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह इमामुल हक है, उन्होंने रिसेंट पास्ट में काफ़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन उस प्लेयर की फिर फ्लॉप होना भी ड्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये फेलियर के सक्सेस के साथ फेलियर जुड़ी हुई है। तो जब वो ऐसे इवेंट में फेल हो तो आपके पास उसी सूरत में बैकअप होगा जब पीछे आपने लड़कों को चांस दिया होगा। तो यही थोड़ा सा जो हमें नज़र आ रही थी चीज़, वो यही थी कि जो बॉलर्स थे वही खेल रहे थे। तो फिर जब नसीम शाह अनफिट हुए तो उनकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट नहीं थी। और फिर कुछ लड़के ऐसे थे कि जो जिनको होना चाहिए था, जिस तरह अहमद जमाल है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऑलराउंडर है, या बहुत सर आप अच्छे। कहीं ये भी कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जानिब से भी ये गलतियां की गई हैं? देखिए, मैनेजमेंट सिर्फ कप्तान नहीं होता, बिल्कुल कोचेज होते हैं और भी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो होते हैं, ये सब जी। मिलकर चलते हैं। लेकिन जो मेजर जो इसमें जो से होती है, जो कॉल होती है, वो कैप्टन की होती है। तो इसीलिए फिर कप्तान जो हर चीज़ का जिम्मेवार होता है। ठीक है, जिम्मेदार होता है कप्तान। इरफान, आप कैसे देखते हैं अब अगले कौन से उम्मीदवार हैं? ये भी कहा जा रहा था कि टीम में एक ग्रुप बंदी है और कुछ अफराद हैं जो कप्तान बनना चाहते हैं, तो आप किसको देखते हैं अगला कप्तान? नहीं, असल में जो सोशल मीडिया पे रेड बॉल का कप्तान और होगा और व्हाइट बॉल का कप्तान और होगा। सोशल मीडिया पे तो काफी नाम है, लेकिन उस टाइम ही पता चलेगा जब ऑफिशियली पीसीबी अनाउंस करेगा। इस तरह की न्यूज तो चलती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में अगर देखा जाए लॉबी वाला सिस्टम तो उस टाइम होता है जब आप सुपरस्टार पैदा कर रहे हैं। आप पाकिस्तान टीम में सुपरस्टार हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जहां वो अपनी कोई लॉबी बना सकता है। अभी तो उनको खुद नहीं पता कि वो कौन से मैच में खेलें, कौन से मैच में नहीं खेलेंगे। तो ये चीज उस टाइम चलती है। तो इसको कहना कब्जल वक्त होगा
कि आप कौन सा कप्तान को कैरी करेंगे, ये अभी पीसीबी को होगा कि किसको क्या ये जिम्मेदारी देते हैं। कोई भी अगर जिम्मेदारी कैप्टनसी की उठाता है तो फिर उस पर काफी बोझ होगा, उस पर प्रेशर भी होगा, तो उसको ये सारी चीजें साथ लेके चलना पड़ेंगी। मैनेजमेंट को भी साथ लेके चलना और न्यू प्लेयर जो भी है उनको भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, किसी गली मोहल्ले की टीम नहीं है। आपको हर चीज देखनी पड़ती है। आपने जो डोमेस्टिक के प्लेयर है उनको भी चांस देना है, जो आपके साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी साथ लेके चलना है। इसलिए हम सालें देते हैं इंडिया की, क्योंकि उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत की है। अगर कोई प्लेयर अनफिट होता है तो वो जो पीछे आता है बेंच प्रेस से तो वो उससे भी स्ट्रॉन्ग आता है। तो ये चीज और ये एक सिस्टम होता है जिसमें सारे फिर क्या कहते हैं कि उस सिस्टम में एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। तो हमें ये चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि कोई भी इवन खराब जाए तो आप कप्तान चेंज कर दो, कोई भी जाएगा आप 4 प्लेयर ड्रॉप कर दो, उसकी जगह नए ले आओ, तो हर चीज साफ हो जाएगी। जब तक हम सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे उतनी देर तक हम इस तरह के डिसीजन लेने पे वो क्या कहते हैं कि अपने आप को छुपाते रहेंगे डिसीजन लेके। कभी कप्तान ने इस्तीफा दे दिया, कभी 2 प्लेयर बाहर बैठा दिए, इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस तरह के फिर हमें क्या कहते हैं परफॉर्मेंस और प्लेयरों से इस तरह की उम्मीद फिर रखनी पड़ती है। जब आप चुपना शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम फिर आपका सिस्टम जो सामने आया था कि आपका पीछे सिस्टम क्या चल रहा है, तो इन चीजों को लेकर हमें चलना पड़ेगा। अभी देखें आगे पीछे किसको कप्तान बनाता है और किसको ये जिम्मेदारियां देता है, वो कितने अच्छे तरीके से निभाते हैं, तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, ये वक्त ही बताएगा। यासिर अहमद, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से दुनिया भर में देखा जाता है रेड बॉल और वाइट बॉल के लिए टीम मैनेजमेंट अलग होती है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इस पर फोकस करना चाहिए और मजीद इस पर इकदाम करने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल, इस वक्त देखें प्लेयर्स पूल बनाने पड़ेंगे और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार कौन से प्लेयर को हम किधर खिला सकते हैं। जिस तरह अब पावर हिटिंग की बहुत ज़्यादा जो है चर्चा हो गई और बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो रही है। ठीक है, हर टीम में 2-2, 3-3 पावर हिटर्स हैं जो गेम को एकदम अवे ले जाते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो शॉर्टर फॉर्मेट है उसमें, और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर वाले क्रिकेटर्स जो है ना वो खेलते हैं। और जो मतलब बहुत ज़्यादा डेड हमारा ये होता है कि हमारा इसलिए थोड़ा सा ये कल्चर बन गया कि यार टेस्ट मैचेस में आप 100 बॉलों पे 30 रन करें। ये मेरे ख्याल से ये नेगेटिव क्रिकेट है। बॉल टू बॉल खेलना चाहिए। 70-80 की जो स्ट्राइक रेट है वो नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट की होनी चाहिए, और वनडे की जो 100 से ऊपर और जो T20 की 150 को टच करे, उन्हीं प्लेयर्स को हमें फोकस करना चाहिए, उन्हीं प्लेयर्स को हमें ग्रूम करना चाहिए। और हमें जो आने वाले जो हमारे जो जितना भी ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हमें ये सिखाना पड़ेगा कि यार थोड़ी दिलेरी से खेलें और अपनी जो है वो गेम खेलें। ठीक है, और ये थोड़ी चीज़ें जो है इंजेक्ट करनी पड़ेंगी। विकेट पे ठहरना भी ज़रूरी है, साथ साथ रन करने भी ज़रूरी हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर डिपार्टमेंट में है। थोड़ा स्पिनर्स में हम लैग करते हैं तो स्पिन पिचेस बननी चाहिए और स्पिन पिचेस पे फोकस करना चाहिए। हमें कुछ सेंटर्स को उधर स्पिन विकेट्स बनाए और वहाँ पे स्पेसिफिक हमें पता हो कि यार स्पिनर का दिल जब तक बड़ा नहीं होगा वो बॉल नहीं कर सकता। हमारे जो स्पिनर्स हैं वो डरते हैं फ्लाइट देते हुए और लो ट्रिजेक्टरी पे बॉल करते हुए। उनको सिर्फ एक चीज आती है कि यार तेज बॉल करो। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजीद जो है हमें इकदाम करने की जरूरत होगी। पीसीबी को बहुत शुक्रिया आपका। यासिर अहमद हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर जिला टांग में ऑपरेशन किया गया है। ISPR की जानिब से ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, जबकि फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। ISPR के मुताबिक आपको आगाह किया जा रहा है फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द जहानुम वासिल कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। दहशतगर्द टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर फैटफ ने भारत में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफ्तीश के लिए टीम भेजती है। कई दिहाइयों से भारत मनी लॉन्ड्रिंग और असलहे की गैर कानूनी तिजारत के मरकज के तौर पर काम करता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 10 साल में
$674.9 बिलियन तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का अमल बीजेपी हुकूमत की अहम शख्सियात की निगरानी में मजीद तेज हुआ। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की जिंदा मिसाल है, जबकि भारत को जल्द ही FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर आ गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफा सरमाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफा सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इसी तरह से सरकारी और निजी स्कीम्स का जो हज पॉलिसी है उसमें गैर इस्तेमाल शुदा स्पॉन्सरशिप कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। और इसी तरह से एलामिया में कहा गया है कि नई हज पॉलिसी के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो हज का फरीजा अदा कर सकेंगे, जबकि निजी हज स्कीम में 80 साल से ज्यादा अफराद के लिए खिदमतगार के साथ रखने की शर्त में नरमी की जाएगी। वफाकी काबीना ने हार्डशिप हज कोटा में कमी की मंजूरी दी है। इसी तरह से मुकामी मुआवनीन के कोटा को 50% वहाँ ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के लिए मुख्तस किया जाएगा। इन तलबा की तैनाती वेलफेयर स्टाफ के तौर पर की जाएगी। इसी तरह से वफाकी काबीना ने बैंकों के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने की मंजूरी दी है। ये टैक्स आयद किया जाएगा। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। गजा में इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। इसराइल का गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर छापा, मरीजों में खौफ फैल गया। इसराइली फौज ने अस्पताल में मौजूद पनाह गुज़ीनों और जख्मियों से पूछताछ की है। डॉक्टर्स के मुताबिक सिहानी फोर्सेस के अस्पताल में मौजूद लाशों की बेहुरमती इसराइली फौजी टैंकों समेत दाखिल हुए। गजा में इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। इसराइल का गजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा पर छापा, मरीजों में खौफ फैल गया, जबकि इसराइली फौज ने हॉस्पिटल में मौजूद पनाहगज़ीनों और जख्मियों से पूछताछ भी की। स्मॉग की शिद्दत में इजाफा, पंजाब में सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक महकमों की तरफ से बुध को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ सामने आई है, जबकि हफ्ते के रोज़ मार्केट्स, जिम, सिनेमा, थिएटर और फैक्ट्रियाँ मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है।